दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ जीएस मॉक टेस्ट 87, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की गई है पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है जहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन भी कराया जाएगा, जहां पर अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, जो कि स्क्रीन पर आपको नीचे दिया गया है। यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है, तो आप जिस माध्यम के हैं उस माध्यम में पढ़िए। देखिए इस क्लास में 35 प्रश्न हैं। मैं हर प्रश्न को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। आपका टाइम भी सेव करना है, तो जिन प्रश्नों में जरूरत होगी इंग्लिश में पढ़ने की, वहां पर मैं आपको इंग्लिश में भी चीजें बता दूंगी। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, बोला गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी या एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर नहीं आता है। तो देखते हैं, बागपत आता है, मुजफ्फरनगर आता है, बुलंदशहर आता है, सहारनपुर इस रीजन के अंदर नहीं आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए क्लास, अगर पेपर में आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट आपके एनसीआर रीजन में आते हैं, तो आप क्या टिक लगाएंगे? कितने डिस्ट्रिक्ट? 8 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब हम इन 8 डिस्ट्रिक्ट को एक बार देख लेते हैं मैप में भी, ताकि आपको याद रहे। मैं थोड़ा स्क्रीन से हटती हूं ताकि आप मैप देख पाए। अब यहाँ पर क्लास आप देखिए, एनसीआर रीजन आपको दिया गया है। ये जो ब्लू वाला है ये आपके उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां पर सबसे पहला शामली है, फिर मुजफ्फरनगर है, फिर बागपत है, फिर मेरठ है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, बुलंदशहर है और गौतम बुद्ध नगर है। तो यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर पेपर में आपसे पूछेगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कुल जिले कितने हैं, तो आप क्या टिक लगाएंगे? 23, और जिसमें से 8 जो है वो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, जिनके के नाम हमने डिस्कस किया है अभी यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। अगर कुल जिले पूछेंगे तो 23 टिक लगाएंगे, जिसमें से 8 जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न डिस्कस करने के पहले मेरे दिमाग में एक थॉट आया था कि जब भी हम यूपी स्पेशल का प्रश्न क्लास में डिस्कस करें, तो हम यूपी स्पेशल में जो ओडीओपी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली जो बात है, उसकी कुछ लिस्ट हम रोज थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट है, तो एक बार में रटना पॉसिबल नहीं है। तो हर क्लास में अगर मैं आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट्स को डिस्कस करा दूंगी, तो पेपर आते आते आपको ओडीओपी याद हो जाएगा, ठीक है। सारे डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट है आपको एकदम रट जाएगा। तो अब हम हर क्लास में ये करेंगे, जब हम यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस करेंगे तो हम कुछ इन फैक्ट्स को भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पेपर में प्रीलिम्स में प्रश्न यहाँ से बना है, यूपी पीसीएस में भी बना था प्रश्न, ठीक है, और भी जो परीक्षाएं हुई थी आपकी वहां पर भी बना था। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर मैं स्क्रीन से हटती हूँ ताकि चीजें आपको दिखे, यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आ गया। जब हम अंबेडकर नगर की बात करते हैं तो वस्त्र उत्पाद, ठीक है, अमेठी में मूंज उत्पाद, बहराइच में गेहूं डंगल उत्पाद एवं खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, बलिया में बिंदी उत्पाद, ठीक है, बदायूं की बात करेंगे तो जरी जरदोजी, बागपत की बात करेंगे तो होम फर्निशिंग, यहाँ पर बरेली की जब हम बात करेंगे तो जरी जरदोजी एवं बांस के उत्पाद और सुनारी उद्योग, फिर बस्ती की बात करेंगे तो कास्ट कला एवं सिरका उत्पाद। इसी तरीके से बांदा की जब हम बात करेंगे तो शंजर पत्थर शिल्प, बाराबंकी की बात करेंगे तो वस्त्र उत्पाद, चंदौली की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जरी जरदोजी एवं काला चावल। याद रखिएगा, काला चावल याद रखिएगा, अभी करंट में न्यूज में था इसलिए, तो चंदौली याद रखिएगा। फरुखाबाद की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क एवं जरी जरदोजी। बिजनौर की बात करेंगे तो कास्ट कला, बुलंदशहर की बात करेंगे तो सेरेमिक उत्पाद,
चित्रकूट की बात करेंगे तो लकड़ी के खिलौने एवं काष्ठ कला। देवरिया की बात करेंगे तो सजावट के सामान एवं कढ़ाई व सिलाई के उत्पाद तथा रेडीमेड। अब क्लास यहाँ पर हमने कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे से इसलिए याद रहेगा ना क्योंकि यहाँ पर फिगर भी बना है। जब हम किसी चीज को पिक्चर के माध्यम से देखते हैं ना तो वो हमको काफी दिन तक याद रहती है। अब देखो जैसे बिंदी है तो बहुत से लोगों ने देखा होगा, अरे ये तो अलग तरीके की बिंदी है, बी से बिंदी, बी से बलिया, याद रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया। चलिए दूसरा का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आप सभी को पता है जब भी हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ ही प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही हम 5-6 प्रोडक्ट्स को और डिस्कस करेंगे ताकि पेपर आते आते आपको परेशान ना होना पड़े कि मैम इसको रटे कैसे। तो यूपी स्पेशल का जब भी हम प्रश्न डिस्कस करेंगे तो इसी तरीके से हम कभी आपके जो वेटलैंड्स है यूपी में उसको डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है, या सेंचुरीज डिस्कस कर लिया करेंगे ताकि आपको पेपर तक सब याद हो जाए। चलिए दूसरा प्रश्न अब आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का पहला साइंस पार्क लिखा है लखनऊ, थीम पार्क आगरा में है, सही है। डिफेंस पार्क आपका झांसी में है, ठीक है। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर में है, ये भी सही है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पहला साइंस पार्क है ना वो लखनऊ में नहीं, वो गाजियाबाद में है। तो सेकंड का ए आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का पहला साइंस पार्क गाजियाबाद में है। अब यहाँ पर क्षेत्रीय साइंस सिटी की अगर हम बात करेंगे तो रीजनल साइंस सिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो कहां पर है आपका, ये आपका लखनऊ में है। डिफेंस पार्क की अगर हम बात करेंगे तो ये कानपुर, झांसी और लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा डिफेंस पार्क से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ये कहां पर है, ये आपका लखनऊ में है। ऐसे सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स ऑर्गेनाइजेशन ये कहां पर है, ये भी लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है, लखनऊ में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है, याद रखिएगा पेपर में कई बार पूछा है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है, कानपुर में है। अभी जब ये टेस्ट खत्म होगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने बच्चों ने क्वेश्चन को ढंग से सुना है, कितने ने ढंग से नहीं सुना है। तो बस याद रखिएगा जो बता रही हूं उसको, ठीक है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, पेपर में कई बार पूछा गया है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में है, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है क्लास। जहां पर भी स्टार मार्क करी हूं, ये पेपर में पूछे गया प्रश्न है यूपी स्पेशल के, ठीक है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी ये लखनऊ में है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। नेशनल बोटानिकल गार्डन का, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया। अच्छा, जो स्टूडेंट दूसरी या तीसरी बार पेपर दे रहे होंगे, मतलब जिनका ये पहला अटेम्प्ट नहीं होगा, जिन्होंने पास में पेपर दिया है और अच्छे से तैयारी किया, उनको समझ में आ रहा होगा कि मैम जो पॉइंट्स बता रही हैं कि ये पेपर में पूछा गया है वो पूछा गया है वाकई में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और जो नए बच्चे हैं पहली बार अपीयर हो रहे हैं, जिसपे भी टिक लगाया जा रहा है, ठीक है, स्टार मार्क किया जा रहा है, उसको ध्यान से एकदम रट डालना। यहां पर देखिए, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, लखनऊ में है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, स्टूडेंट दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं। यहां पर जो मैंने मार्क किया एरो, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है, ठीक है। और यहां पर अगर नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछेगा तो वो कहां पर है, कानपुर में। इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है और इंडियन शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में, ठीक है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला प्रश्न है, झांसी में है, ठीक है। बोटैनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ठीक है, ये आपका नोएडा में है। अब इसमें भी मत कंफ्यूज होइएगा। नेशनल बोटैनिकल गार्डन जो है वो लखनऊ में है, ठीक है, और यहाँ पर बोटैनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ये आपका नोएडा में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द मीट इज्जतनगर, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। तो जब भी इज्जतनगर बरेली की बात आए तो दो याद रखिएगा, एक पशु चिकित्सा अनुसंधान संगठन और दूसरा आपको क्या याद रखना है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, याद रखिएगा क्लास, ठीक है। यहाँ पे मीट की भी बात हो रही है और पशु चिकित्सा की भी बात हो रही है इज्जतनगर बरेली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहां पर है, ये आपका कानपुर में है, ये भी पूछा गया है, स्टार वाला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो सभी को पता है कहां पर है, इलाहाबाद में है।
मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एवं फिजिक्स ये इलाहाबाद में है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पूछा गया है, ये भी आपका बरेली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है, पूछा गया प्रश्न है, स्टार वाला प्रश्न है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में है, ठीक है। फिर यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क कहां पर है, ये आपका इलाहाबाद में है, ठीक है, या प्रयागराज आप कर लीजिए। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, प्रयागराज में है, तो ये दोनों प्रयागराज याद रखिएगा। जिस पर मैंने स्टार मार्क किया है उसको तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, जो कि पेपर में बनेंगे। तीसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब क्लास मैंने कई बार आपको इस टेस्ट सीरीज में बताया है कि पॉलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पेपर में परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। एकदम श्योर होता है कि इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है, एकदम कंफर्म होता है। लेकिन तब भी हम क्या मिस्टेक करते हैं, हमको लगता है ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, पेपर के समय देखेंगे। तो ये जब गलती हम करते हैं तो वहां पे पेपर में गलत प्रश्न मतलब उत्तर लगा के आते हैं। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स याद करके जाइए, आप डीपीएसपी याद करके जाइए, फंडामेंटल ड्यूटीज याद करके जाइए, प्रेम्बल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किन संविधान से कौन कौन से प्रोविजन भारतीय संविधान में लिए गए हैं याद करके जाइए, पार्ट्स याद करके जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ आर्टिकल्स जो हर साल रिपीट होते हैं आपको रटे होने चाहिए, शेड्यूल आपको रटे होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद जब अप्लाइड फॉर्म में आपका नॉलेज को देखा जाएगा तब हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपके गलत हो जाए, तो वो हम मानेंगे, लेकिन ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। चलिए, द शेड्यूल एरिया एंड द ट्राइबल एरिया आपका पार्ट 10 में है, एकदम सही है। इलेक्शन की बात पार्ट 15 में की गई है, एकदम सही है, ठीक है। इमरजेंसी की बात आपके 18 में की गई है, एकदम सही है। लेकिन फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स की बात आपके किसमें दिया गया है, इसमें ये आपका 13th में नहीं की गई है, ठीक है। ये आपका नॉट करेक्टली मैच्ड है। इसकी बात हमने कहां की है, 12th में की है, ये याद रखिएगा। अब क्लास यहां पर देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम संघ और राज्य, उसके राज क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। दूसरे में हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, तीसरे में मौलिक अधिकार की बात करते हैं, चौथे में आप सभी को पता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, डीपीएसपी की बात करते हैं, और फिर उसके बाद जो हमारा 4th ए है उसमें हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, संविधान संशोधन के थ्रू। 5वें में हम यूनियन की बात करते हैं, ठीक है। 6वें में हम राज्य सरकारों की बात करते हैं, और 8वें में हम संघ राज क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट है। 9 का आपको पता ही है हम किसकी बात करते हैं, हम पंचायत की बात करते हैं। और आप सभी को पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 9वें को आपका किया गया था, ऐड किया गया था, ठीक है। 9th ए में हम नगर पालिका की बात करते हैं, ठीक है, ये 74th के थ्रू। अब आपको एक होमवर्क देती हूं मैं, मुझे बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, सहकारी समितियों की जब हम बात करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे, तो वो किस संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है, मुझे ये बताइएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आप मुझे बताएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात किस अनुच्छेद में की गई है, किस आर्टिकल में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में की गई है, और इसको किस संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब यहां पर आपका 11वां पूछा जाता है। 11वां में हम क्या बात करते हैं, एक इसमें राज्य और संघ के बीच में रिलेशनशिप, संबंध की बात की जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्लास जो पेपर में पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूं, निर्वाचन पूछा जाता है, इलेक्शन पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर 17th में आपकी राजभाषा लैंग्वेज पूछा जाता है। 18वें में आपका क्या दिया गया है, आपातकालीन उपबंध की बात की गई है, ठीक है। 20वां जो है वो संविधान संशोधन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो इतना आप याद रखिएगा जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। जो भी मैंने टिक लगाया है उसको तो आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, चौथे प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर से क्या बोला गया है, सही सुमेलित नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करेंगे तो इसका गठन आपका 1992 में हुआ, सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहे हैं, एनएचआरसी की बात करें 1993, एकदम सही है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करेंगे 1964 में, सीबीसी की बात करें, सही है। लेकिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 में इसका गठन नहीं हुआ है, 2007 में हुआ है। तो यहां पर आपका गलत क्या है, ठीक है,
सी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि गलत है ना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में इसका गठन हुआ है। ठीक है, इस आयोग के लिए 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों की सुरक्षा समान महत्व रखता है। ठीक है, अब क्लास यहां पर आप याद रखिएगा, कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है नेशनल कमीशन फॉर विमेन्स के से रिलेटेड। ठीक है, जो पॉइंट्स मैं बता रही हूं आप याद रखिएगा। यहां पर आपका राष्ट्रीय महिला आयोग से रिलेटेड जो पेपर में प्रश्न बना है उसको ध्यान से सुनिएगा। पेपर में प्रश्न बना था एक बार कि सबसे पहली कौन थी, तो आप याद रखिएगा सबसे पहले इसकी जो चेयरमैन थी वो आपकी जयंती पटनायक थी। याद रखिएगा क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी विमेन से रिलेटेड प्रश्न बनता है तो बनता है यहाँ पर। एक बार पेपर में पूछा था कि आप इनको सही सीक्वेंस में अरेंज करिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको अरेंज करिए। अब बताइए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आप 10 थोड़े याद करोगे एक बार में, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, स्टार्टिंग के 2 या 3 याद कर लो और जो प्रेजेंट में है उनको याद कर लो। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिएगा नेशनल कमीशन फॉर विमेन कि पहली चेयरपर्सन जो थी वो जयंती पटनायक थी। याद रखिएगा क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इस समय कौन इस पोजीशन पे है, रेखा शर्मा, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। यहां पर दूसरे नंबर पे जो आपकी थी वो थी वी मोहिनी गिरी, इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं। अब पेपर में अगर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को आएगा तो आपको पहला और आखिरी पता रहेगा, तब भी आप ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकते हो। हाँ, अब क्या करें, बीच के 3-4 उठा ले तब बेचारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 10 नहीं रट सकते। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगी उस कंडीशन में कि एक नंबर के लिए तुम क्या करो, इसको रटना आज से शुरू कर दो, नहीं, ये मूर्खता होगी। स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी अगर पेपर में एक ऐसा प्रश्न पूछ ले जो कि एकदम अलग से कहीं से आ जाए, ठीक है, तो वो सोचते हैं आज उस टॉपिक को हम रटने लगेंगे। नहीं, वो स्मार्ट स्टडी नहीं होती। जो रिपीटेड प्रश्न है उसको पढ़िए और जिस तरीके से उसको पढ़ा जा सकता है उस तरीके से पढ़िए। अब नेशनल कमीशन फॉर विमेन्स की बात करें तो अभी हमने देखा 1992 में इसका गठन हुआ, तो आप याद रखिए पहली कौन है या दूसरी याद कर लो और आखिरी कौन है और उनके पहले कौन थी। तो जयंती पटनायक का नाम, वी मोहिनी गिरी का नाम और रेखा शर्मा का नाम आप याद रखेंगे। इसी तरीके से जब हम NHRC की बात करते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो हमने देखा 1993 में इसका गठन हुआ। तो यहाँ पे जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम आप याद रखेंगे रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। दूसरे आपके याद रखिए या ना याद रखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। और इस समय जो अभी करंट में है वो आपके हैं अरुण कुमार मिश्रा। तो ये याद रखिएगा, पहले वाले में मिश्रा थे, अभी भी मिश्रा हैं। अच्छा, पेपर के पहले अगर कोई भी चेंज होगा तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसको नोट डाउन करेंगे। करंट अफेयर में वो कवर हो जाएगा अगर कोई भी चेयरपर्सन चेयरमैन आपका चेंज होता है तो उस समय के लिए ये टॉपिक और भी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहले और आखिरी याद रखा करिए। चलिए 5वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो हम देखते हैं क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बताऊंगी मैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप उत्तरी अंडमान में स्थित बैरन द्वीप में है। ठीक है, यहां पर बोला गया इंडिया का जो ओनली एक्टिव वोल्केनो है वो बैरन आइलैंड में है, विच इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न अंडमान। ठीक है, दूसरा है आपका भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट है। ठीक है, सालसेट जो है वो वहां पे मोस्ट पॉपुलेटेड आपका आइलैंड है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, आप सभी को पता है माजुली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। ठीक है, और आखिरी आपको दिया गया है भारत में प्रवाल निर्मित द्वीपों के उदाहरण केवल लक्षद्वीप में ही दिखने को मिलते हैं देखने को। यहाँ पे कोरल बेल्ट आइलैंड की बात की गई है, जहां पे कोरल रीफ आपके प्रेजेंट है उनकी बात की गई है। क्या भारत में खाली लक्षद्वीप में ही कोरल रीफ आपके मिलते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। 4th आपका गलत है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा आपका सही है। तो यहां पर बी आपका बी नहीं क्लास, इसको सही करिए, नहीं तो आप लोग अभी हल्ला करने लगेंगे कि मैम आपने गलत टिक लगा दिया। अरे मैम ने अगर गलत टिक लगा दिया लेकिन मैम ने बोला तो सही, तो सही टिक लगा लिया करो। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 आपका सही उत्तर होगा और ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ओनली एक्टिव वोल्केनो आइलैंड बैरन आइलैंड है जो कि नॉर्दर्न अंडमान में है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यहाँ पे माजुली भी याद रखिएगा, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। अब यहाँ पर क्लास एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, इधर देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है नॉर्थ अंडमान,
फिर मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, ठीक है, फिर इधर लिटिल अंडमान। अब पेपर में प्रश्न में पूछेगा कि इसको आप अरेंज करेंगे तो आप ऐसे तो कर सकते हो, लेकिन ये याद रखिएगा नॉर्थ में एन से नॉर्थ, एन से नॉर्थ, ठीक है, ये आप याद रखोगे। लेकिन लिटिल आप याद रखिएगा लोअर के बाद लिटिल है, ठीक है। वैसे याद रहेगा, इसमें कुछ ऐसा सीक्वेंस नहीं है, कुछ ऐसी दिमाग वाली चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी कभी पेपर में ना कंफ्यूजन होने लगती है। तो नॉर्थ, मिडिल, लोअर और लिटिल अंडमान। यहां पर आप याद रखिएगा कि अंडमान और निकोबार के बीच में ये जो है आपका सेपरेशन पॉइंट है, ये 10 डिग्री चैनल, ठीक है, कितना है 10 डिग्री है। ये भी याद रखिएगा क्लास, ठीक है। इतनी चीजें आपको बस थोड़ा सा याद रखना था, इसलिए मैंने आपको बता दी। चलिए, अच्छा, ये आपको कंफर्म हो गया ना कि जो कोरल रीफ है वो आपके खाली लक्षद्वीप में नहीं पाए जाते हैं, वो लक्षद्वीप में, ठीक है, अंडमान निकोबार में, मन्नार की खाड़ी में, कई जगह भारत में कोरल रीफ्स आपके मिलते हैं। छठवें प्रश्न को हम देखते हैं, सतत विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है, इट इज नेसेसरी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना उपयुक्त सभी। अब जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो आप देखते हैं वहां पे हमने सबसे पहले गरीबी को खत्म करने की बात की है, फिर भुखमरी को खत्म करने की बात की है। मैंने आपको एक उसकी तरह कहानी की तरह सुनाया था, ये चीज याद है ना, होगा। तो यहां पर हमने गरीबी को खत्म करने की भी बात की है, पॉल्यूशन की भी बात की, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की भी बात की है। तो ऑल ऑफ द अबव आपका सही उत्तर होगा। 7 प्रश्न को देखते हैं, किसी चुंबक को उसके उच्चतम बिंदु पर गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है। यहां पर बोला गया अगर किसी मैग्नेट को हम एक पॉइंट पे उसको हीट करेंगे तो उसके मैग्नेटिज्म, जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उस पर क्या असर पड़ेगा, बढ़ जाता है, घट जाता है, नष्ट हो जाता है या अप्रभावित रहता है। तो क्लास ये याद रखिएगा, ये आपका ना डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब हम किसी भी मैग्नेट को गर्म करते हैं ना, सी सही उत्तर है। सुनिए, जब भी हम किसी मैग्नेट को हम जब गर्म करते हैं तो एक टेम्परेचर पे जाने के बाद उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है, लेकिन यही मैग्नेट जब ठंडा हो जाता है तो फिर वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेता है, मतलब फिर वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो कि पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, और जब विटामिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई स्टूडेंट गलत करके आता है तो मैं समझ जाती हूँ कि उसने पढ़ाई ढंग से नहीं की, क्योंकि ये एक टॉपिक है जहां से पेपर में प्रश्न बनता है किसी भी तरीके से। डिजीज के फॉर्म में पूछ लेगा, साइंटिफिक नेम पूछ लेगा, डेफिशिएंसी के फॉर्म में पूछ लेगा, मैच द कॉलम के फॉर्म में पूछ लेगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेगा, पूछ लेता है कौन से विटामिन आपके सॉल्युबल है, कौन से इनसॉल्युबल है, कौन से फैट में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है, यूरिन में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, इस विटामिन के डेफिशिएंसी से क्या होता है ना। तो ये एकदम पेट क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं इसको। यहाँ पे विटामिन B2, B12, E और K दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास देखते हुए चलते हैं। विटामिन B2 की जब हम बात करते हैं तो राइबोफ्लेविन, ठीक है, तो यहाँ पर आपका A का 3 होगा। A का 3 देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद B12 आपका दिया गया है। जब B12 की हम बात करते हैं तो इसका क्या है, साइनोकोबैलामिन, ठीक है, तो B का 1 होगा। तो यहाँ पर ये हो गया, C का 4th, D का 2nd, तो यहाँ पर D आपका सही उत्तर होगा। देखिए क्लास, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अगर आपको याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता तो आप अपने तरीके से रटो। मैंने आपसे कहा था थिया एक लड़की है, री निया नया, मतलब थिया री, ठीक है, नया पैंट, उसने नया पैंट पहना है, प्यारी, वो प्यारी लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है, ठीक है, प्यारी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल याद रखो, ठीक है, तो इतना आपको याद रहेगा, ठीक है। थिया री, नया पैंट, प्यारी, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल फीमेल, कुछ भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए B1 की जब हम बात करेंगे तो थियामाइन होता है। देखिए क्लास, ये ट्रिक्स जो होते हैं ना, अगर आपको समझ में आते हैं तो आप याद कर लीजिए, नहीं समझ में आते तो आप अपने तरीके से बेस्ट तरीके से याद करिए, लेकिन बस पेपर में प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और इसमें थोड़ा सा ये नहीं कि मैम ये नहीं समझ में आया, आपने क्या बताया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझ में आया तो रट लेना। तो यहाँ पे थियामीन, ठीक है, राइबोफ्लेविन, ठीक है, नियासिन, ठीक है, पेंथोथेनिक, B5 हो गया, पैराडॉक्सिन, B7 आपका बायोटिन हो गया, B9 आपका फोलेट हो गया, B12 आपका कोबलामीन हो गया और C आपका एस्कॉर्बिक एसिड। पेपर में कई बार पूछा गया है कि विटामिन C
का सबसे रिच सोर्स क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन में आपको दिया रहता है आंवला, तो याद रखिएगा आंवला। ठीक है, 9 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। साइमन कमीशन भारत आया, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये आपका 1928 में आया था। कामागाटा मारू प्रकरण की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कब हुआ था, 1914 में हुआ था। नौजवान भारत सभा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1926 में इसका गठन हुआ था। दांडी मार्च की बात करेंगे तो 1930 में। तो क्लास अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आपका कामागाटा मारू प्रकरण होगा, तो दो यहां भी दिया है, दो यहां भी दिया है। इसके बाद आपका क्या आएगा, 1926। ठीक है, नौजवान भारत सभा का निर्माण, डी आपका सही उत्तर होगा। फिर आपका साइमन कमीशन भारत आया और लास्ट में दांडी मार्च। क्लास यहां पर देख लीजिए, जो दांडी मार्च था वो 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल को आपका खत्म हुआ था। ये चीज याद रखिएगा 1930 में। कामागाटा मारू प्रकरण की अगर हम बात करें क्लास, अच्छा इसको बात करने के पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पहले साइमन कमीशन से रिलेटेड बता देती हूँ। आपको पता है भारत में 2 रिपोर्ट तैयार हो रही थी, एक साइमन कमीशन की रिपोर्ट, एक नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट भी आपका 1928 में बनकर तैयार हो गई थी और नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की ही बात की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसी वजह से उनके नाम पे यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट की बात की गई। यहां पर जब नेहरू रिपोर्ट आपकी बनके तैयार की गई तो उस समय भारत ने पूर्ण स्वराज की बात नहीं की थी, लेकिन हमारे कुछ ऐसे यंग लीडर्स थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जो कि अब चाहते थे कि अब हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। लेकिन कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ओल्ड लीडर्स थे वो कहते थे अभी एक बार हमें अपनी रिपोर्ट तैयार होकर ब्रिटिशर्स को सबमिट करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें एक चैलेंज दिया था कि अगर भारतीय लोग इतने सक्षम हैं तो वो क्यों नहीं खुद अपने संविधान की रचना करते हैं। आप एकजुट होकर, आप मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो पॉलिटिकल पार्टीज है एकजुट होकर एक संविधान का वो ढांचा बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, प्रोविजंस बनाइए, हम उसको लागू करेंगे। पहले आप बनाइए तो एक साथ होगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये चीज पता था ब्रिटिशर्स को कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिस्प्यूट बना ही हुआ है चीजों को लेके। लेकिन नेहरू रिपोर्ट बनकर आपकी तैयार हो जाती है 1928 में और यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की ही मांग की जाती है। ठीक है, और मैंने आपको जैसा बताया कि कुछ यंग लीडर्स थे जो कि चाहते थे पूर्ण स्वराज की अब हमें मांग करनी चाहिए, लेकिन जो हमारे लीडर्स थे पुराने, उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों को 1 साल का वक्त देते हैं और अगर वो नेहरू रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तब हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। यहाँ पे 1928 से 1929 का समय आ गया, दिसंबर का समय आ गया। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक जो सेशन था वो लाहौर में होने जा रहा था और आप सभी को मैंने पहले भी बताया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन को कौन प्रेसाइड करा था, जवाहरलाल नेहरू प्रेसाइड कर रहे थे। ठीक है, और 1 साल का वक्त जो इन्होंने दिया था नेहरू रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए वो खत्म हो गया रहता है। तो अब ये कहते हैं अब हम पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन करेंगे। तो यही आपका रावी नदी के तट पर लाहौर में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं आज से हमारा जो डिमांड है वो पूर्ण स्वराज का है। ठीक है, और 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस की तरह मनाएंगे। और आप आज जानते हैं आज हम 26 दिवस को गणतंत्र दिवस की तरह, रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब यहां पर देखिए, जब हम बात करते हैं 1930 में इसकी 1930 नहीं, अभी हम साइमन कमीशन भारत आने की बात करें 1928 की, तो 1927 में मद्रास में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। ठीक है, वार्षिक सेशन हुआ था जिसमें कि बोला गया था कि हम साइमन कमीशन का बहिष्कार करेंगे। और पेपर में कई बार पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया जाता है, गो बैक साइमन का नारा क्यों लगाया जाता है, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए और आपको पता भी होगी। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इसी के साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, जब साइमन कमीशन ने लाला लाजपत राय, ठीक है, जब जुलूस निकाल रहे थे, जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, तो उसी समय लाला लाजपत राय को लाठी लगी जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। ठीक है, घायल हो गए वो, उनकी मृत्यु हो गई। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, पेपर में पूछ लेता है कि कब, किस जुलूस में। तो ये सारे पॉइंट जो भी मेरे दिमाग में अभी आए वो मैंने आपको एक बार बता दिया। देखिए क्लास, अब यहीं पर एक और प्रश्न पेपर में पूछता है कि क्रिप्स मिशन को क्यों पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है, क्यों ऐसा चेक कहा जाता है जिसकी कि जो
मतलब पोस्ट डेटेड चेक जिसकी की तारीख ही निकल गई, इसलिए क्योंकि क्रिप्स मिशन और ऑगस्ट ऑफर जब आपका आता है, ऑगस्ट ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन आता है, तो उसमें अंग्रेज क्या कहते हैं, आप हमारा सेकेंड विश्व युद्ध में सहयोग करें भारतीय, ठीक है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो अब भारतीय क्या कहते हैं, अरे भाई ये पोस्ट डेटेड चेक है। क्यों पोस्ट डेटेड चेक है, क्योंकि इसकी तारीख तो कब की निकल गई, ठीक है, हमने 1929 में ही पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन कर दी थी, हमने पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया था। अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इस तरीके से सारी सीक्वेंस मतलब सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो स्टोरी की तरह याद रखा करिए। चलिए, यहाँ पर दांडी मार्च जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला, और आपको पता है इसी समय फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन भारत में एक बहुत बड़ा मूवमेंट की शुरुआत होने वाली है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, जिसको कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कामागाटा मारू प्रकरण की बात करें तो ये 1914 में आपका हुआ था। इसमें मेनली क्या होता है मैं ये भी बता दूं, एक शिप रहती है, ठीक है, एक जापानी शिप रहती है जो कि आपकी यहां से आपकी चलती है और इसको कनाडा जाके उतरना रहता है, मतलब लोगों को वहां पे पहुंचाना रहता है। लेकिन यहां पर तब तक डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कनाडा के पोर्ट पे कोई भी शिप नहीं रोकी जाएगी और इसको वापस भेज दिया जाता है। यहाँ पर विश्व युद्ध भी आपका स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए ऑर्डर ये दिया जाता है कि ये शिप अब सीधे भारत भेजी जाए। और जब ये शिप भारत पहुंचती, अब आप सोचिए, मैं तो आपसे कह रही हूं कि जापान से कनाडा, फिर कनाडा से बोला गया इसको वापस करो, भारत को आई, तो ये इतना 1-2 दिन का समय का नहीं था। शिप की यात्रा थी, काफी लंबी यात्रा होती है ये। इसमें जो शिप में जो लोग बैठे हुए थे, तो सोचिए उनको कितनी भूख लगी होगी, कितने दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, वो उतर नहीं पा रहे, कहीं पर शिप को रोकने का आदेश नहीं मिल रहा है। पहला विश्व युद्ध आपका स्टार्ट हो गया, और जब वो भारत अपने देश वापस पहुंचते हैं तो उनका स्वागत लाठियों से किया जा रहा है, क्योंकि हुआ क्या हो रहा है कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि देशद्रोही, मतलब अब ब्रिटिशर्स के लिए वो विद्रोही है, क्योंकि लेकिन हमारे देश के लिए तो वे विद्रोही नहीं थे, तो उनको लाठियों से उनका स्वागत किया जाए। तो ये पूरा कामागाटा मारू प्रकरण है जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया, ठीक है। अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो एक बार इसको पढ़िए आप लोग। यहाँ पर देख लीजिए आप, 1914 में इस जहाज पर बैठकर सिंगापुर से वैंकूवर कनाडा के लिए निकले भारतीयों को कनाडा सरकार ने प्रवेश नहीं करने दिया, ठीक है। इस कारण हुए घटनाक्रम को कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ आने से प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया जो सीधे भारत से ना आकर किसी और देश से यहाँ पहुंच रहे थे। इसमें भारतीयों को यहाँ प्रवेश लगभग पूरी तरीके से बंद हो गया था। इसको हम लोग किसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अच्छे से। फिर यही होता है कि इस शिप को भारत वापस भेजा जाता है, ठीक है। भारत जब वापस पहुंचता है ये, तो यहाँ पर इन लोगों का लाठियों से स्वागत किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि आपके पॉलिटिकली एक्टिव थे, या फिर जो कि देशद्रोही वाला, लेकिन देशद्रोही टर्म नहीं यूज करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। वो हमारे लिए देशद्रोही नहीं थे, वो हमारे लिए भारतीय थे, ठीक है, वो हमारे लिए देशभक्त थे। तो चलिए इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस आप इतना चीज याद रखिएगा इस प्रकरण को इस तरीके से। तो इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली। 10वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। अच्छा क्लास, एक सजेशन दूंगी, कभी कभी एक्सप्लेनेशन जो होता है वो लंबा हो जाता है, तो आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि मैम हमको आता है, आगे बढ़ो, मुझे पता है क्या है, तो आप लोग वीडियो को ऐसे स्क्रॉल कर लिया करो, ऐसे आगे बढ़ा लिया करो, चिंता वाली दिक्कत नहीं है। हमारे जो लेक्चर्स हैं, जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, उसमें तो सबसे अच्छा चीज यही होता है कि आप टीचर की स्पीड को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो। जिसको 9वें क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन ज्यादा लग रहा है वो 10वें क्वेश्चन को डायरेक्ट देखें, ठीक है, लेकिन परेशान मत होना। 10वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित यात्रियों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित करिए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, तो हम एक एक देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर विलियम हॉकिंस दिया है, सर थॉमस रो दिया है, ठीक है, ट्रेवेनियर दिया है, निकोलो मनुची दिया है। तो क्लास यहाँ पर सबसे पहले तो विलियम हॉकिंस होंगे, ठीक है, उसके बाद आपके सर थॉमस रो होंगे, फिर ट्रेवेनियर होंगे और उसके बाद निकोलो मनुची होंगे। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। देखिए, जब भी हम विलियम हॉकिंस और थॉमस रो की बात करते हैं तो ये दोनों लोग जहांगीर के काल में आए थे। विलियम हॉकिंस जो है वो 1608 से 1613 के बीच भारत आए थे। इनको जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, ये याद रखिएगा। पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा है कि जहांगीर ने किसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, तो विलियम हॉकिंस को दी थी। ये बात आपको याद रखनी, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। थॉमस रो की बात करेंगे तो ये भी आपके जहांगीर के समय में ही आए थे। पेपर में एक बार प्रश्न पूछा था, कुछ आपके ट्रेवलर्स के नाम दिए थे और यहाँ पे रूलर्स के नाम दिए थे और आपको मैच करना था।
ट्रेवेनियर की हम जब बात करेंगे तो ये शाहजहां के समय में आया था, ठीक है, और इन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन अपनी एक पुस्तक में लिखा है जिसका की नाम क्या है, ट्रेवल्स इन इंडिया। याद रखिएगा, ट्रेवल्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, ट्रेवेनियर के द्वारा लिखी गई है। किसके शासन काल में आया, शाहजहां के शासन काल में आया है, और इसने 6 बार भारत की यात्रा की है, ये भी याद रखिएगा। निकोलो मनुची की बात करेंगे तो ये किसके शासन काल में आया है, ये औरंगजेब के शासन काल में आया है। मुगल सेना में इसको चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। प्राचीन भारत में मुजरिस, टोंडी और फुहार मुख्यतः क्या है, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। जो मुजरिस, टोंडी और फुहार है ये आपके बंदरगाह थे, पोर्ट्स थे, तो 11th का डी आपका सही उत्तर होगा। अब हम 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो एक एक को देखते हुए चलते हैं। कल्याण, गोरखपुर सही है। अखंड ज्योति की हम बात करेंगे तो इसका जो प्रकाशन है वो बनारस से नहीं मथुरा से होता है, याद रखिएगा, बनारस से नहीं, कहां से होता है, मथुरा से। बाल सखा प्रयागराज, ठीक है। ज्ञान भारती लखनऊ सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बी है, क्योंकि अखंड ज्योति का प्रकाशन आपका कहां से होता है, मथुरा से होता है। अच्छा, कल्याण का प्रकाशन कहां से होता है, गीता प्रेस, और गीता प्रेस आप सभी को पता है कहां पर है, गोरखपुर में है, ठीक है। यहां पर आपको एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो आप याद रखिएगा श्री हनुमान प्रसाद जी। 13वां प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2008 में फिक्की के अंतर्गत स्थापित किया गया था। देखिए कि 2008 में फिक्की के अंतर्गत नहीं, नासकॉम के अंडर इसे आपका स्थापित किया गया था, ये चीज आप याद रखिएगा। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, नहीं, इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में नहीं, नोएडा में स्थित है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, 13th का डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इन क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे जीरो टॉलरेंस की बात की गई है। जब हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो ये करप्शन से रिलेटेड है, टेररिज्म से रिलेटेड है, सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड है, या फिर सभी से रिलेटेड है। ठीक है क्लास, जीरो टॉलरेंस आपका सभी से रिलेटेड है, ठीक है। 14th का डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, जब भी हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी अत्याचार को सहने की, ठीक है। अब ये अत्याचार करप्शन के फॉर्म में हो रहा हो या फिर आपका किसी भी तरीके से, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आपका वायलेंस के थ्रू, सेक्सुअल वायलेंस के थ्रू, टेररिज्म के थ्रू, तो यहाँ पर जीरो वायलेंस की बात की जाती है। किसी भी तरीके से आपको वायलेंस नहीं वो करना चाहिए। चलिए 15 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपके कोयला क्षेत्र दिए गए हैं, भारत के राज्य दिए गए हैं। क्लास, ये इस तरीके के प्रश्न पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कोयला क्षेत्र वाले प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिए रंजीत वैली की जब हम बात करेंगे तो रंजीत वैली आपका कहां पर है, सिक्किम में है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए सिक्किम में है, तो ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है। तंदूर की जब हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है, बी का फोर्थ यहां दिया गया है, तो डी आपका सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन और ऑप्शंस को भी देखते हैं। बरोरा की जब हम बात करेंगे तो वो तेलंगाना में है। ललमटिया की हम बात करेंगे तो वो झारखंड में है। तो यहां पर आपका 15 का डी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्लास। अब यहाँ पर क्लास देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम कोयला की बात करेंगे, और आप सभी को पता है कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, गोंडवाना क्षेत्र में होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में कोयले की मुख्यतः दो भिन्न युगों के स्तरों में समूहों में मिलता है। ये पहला आपका गोंडवाना युग में कुछ कोयला आपके प्रोड्यूस हुए हैं, और कुछ आपके टर्शरी, जिसको कि तृतीय कल्प बोला गया है। यहाँ पर गोंडवाना युग वाले जो कोयले हैं उनका जो प्रमुख क्षेत्र है वो देखिए कौन सा है, झरिया, बिहार, रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और जो प्रमुख क्षेत्र है बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, पेचघाटी, उमरिया, सोहागपुर, सिगरैनी, ठीक है, कोटगुदेम आदि उल्लेखनीय। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा जो चीज मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोयले के प्रोडक्शन की बात करेंगे भारत में, तो भारत में 2 किस्म के कोयले के प्रोडक्शन की बात हम करते हैं। एक गोंडवाना युगीन कोयला, ठीक है, जो कि आपके इन रीजन्स में पाए जाते हैं, और दूसरा आपका है टर्शरी युगीन कोयला, जिसके कि प्रमुख आपके जो क्षेत्र है वो है माकूम। माकूम किस एरिया में आता है, माकूम पेपर में पूछा गया है। पेपर में अगर आपने पास्ट ईयर्स के पेपर में देखा होगा तो माकूम रीजन पूछता है, ये किस आपके स्टेट में आता है, ये असम में आता है, ठीक है। ऐसे ही नेवेली कहां पर है, आपका तमिलनाडु में है, और नेवेली में आपके लिग्नाइट कोयले
के लिए ये एरिया प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, पेपर में ये भी पूछा गया है कि लिग्नाइट कोल आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो वो नवेली में, और नवेली कहाँ है, तमिलनाडु में है, और पलाना कहाँ है, ये आपका राजस्थान में है। तो ये कुछ एरिया है जहां पर आपको टर्शरी युगीन कोयले आपके मिलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 16वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हम देखते हुए चलते हैं। जब हम कजाकिस्तान की बात करेंगे तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, नूर सुल्तान है, एकदम सही है, ठीक है। तजाकिस्तान की जब हम बात करेंगे तो तजाकिस्तान की दुशबेक है, ठीक है। किर्गिस्तान की जब हम बात करेंगे तो बिस्केक है, और तुर्कमेनिस्तान की बात करेंगे तो अशगाबाद है, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 16 का डी सही उत्तर है। ये एक पीवाईक्यू है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं। अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल्ड ट्राइब को कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, ये एकदम सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम, 2011 के गणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा राज्यों में कोई अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास नहीं करती है, ये भी सही है आपका, ठीक है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पंजाब और हरियाणा हैव नो पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, तो यहां पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा 17 का। अब क्लास यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, उसको देखिए। जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, अभी हमने बताया आपको, यहां पर कोई भी आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, अनुसूचित जनजाति नहीं है। इन्हीं के साथ साथ चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में भी आपकी कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है, ठीक है। इन यूटीज में अभी आपकी कोई भी क्या नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताती हूं। अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजाति वे आदिवासी या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासियों और आदिवासी समुदायों का भाग है, उनके समूह है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार घोषित किया जाता है। तो यहां पर इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ने का मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको बता दूं, अगर पेपर में प्रश्न पूछे कि कौन अनुसूचित जनजाति को घोषित करता है, तो आप क्या नाम याद रखेंगे, राष्ट्रपति याद रखेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा कि मैं आपने बताया था, राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार घोषित किया जाता है, इसे घोषित किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। किस आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 342 में दिया गया है। अच्छा, भारत में अगर हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां निवास करती है, तो बताइए मध्य प्रदेश में, ठीक है, जो कि राज्य की 21.1% है। कहां की, मध्य प्रदेश की हम बात करें, वहां की पॉपुलेशन की 21.1% है, ठीक है, राज्य की जनसंख्या की। तो सर्वाधिक याद रखिएगा कहां की है, मध्य प्रदेश की है। अच्छा, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, ये तो हमने जनसंख्या के हिसाब से देखा, नंबर्स के हिसाब से देखा। अब अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये देख लीजिए, सबसे पहले आपका क्या है, लक्षद्वीप है। लेकिन लक्षद्वीप आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। स्टेट पूछेगा किस स्टेट में सबसे ज्यादा परसेंटेज है आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, तो आप क्या याद रखेंगे, मिजोरम में, ठीक है। उसके बाद नागालैंड में, मेघालय में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारे ही पॉइंट्स पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया। 18वें प्रश्न को देखते हैं। पटना वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे एटा, इटावा, मैनपुरी या फिर बलिया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, एटा, ठीक है। एटा कहां पर है बताइए, उत्तर प्रदेश में है, तो ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मुकुंद्रा हिल्स बाघ रिजर्व कहां स्थित है, तो मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है या फिर राजस्थान में है, तो ये आपका राजस्थान में है। 19 का डी आपका सही उत्तर है। सरिस्का अगर पूछेगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो ये भी आपका तमिलनाडु में है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व की बात करेगा, ये कहां पर है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि टाइगर प्रोजेक्ट किस ईयर में आया था, 1973 में आया था, ये भी याद रखिएगा आप। और एक चीज और पूछा जाता है पेपर में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी है, ठीक है, ये कहां पर पाए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, राजस्थान में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास, ठीक है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये याद रखिएगा क्लास। ये तो यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया था, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा आसान है, लेकिन पूछा गया था ये। 20वें प्रश्न को हम देखते हैं।
यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है ये बोला गया है। एक तरफ आपको वॉल्केनो दिया है, दूसरी तरफ कंट्री दिया है। क्लास यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंस है, तो आप एक काम करिए, इंग्लिश वाले को देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन कम दिया है। ठीक है, फू होनू की हम बात करेंगे तो ये फिलीपींस में नहीं है। काराकाटाओ की हम बात करेंगे तो ये जापान में नहीं है। स्ट्रोम्बोली इटली में है। माउंट एरेब्रस मेडागास्कर में नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्टली मैच्ड है सी ऑप्शन। यहाँ पर देख लीजिए, जब हम माउंट स्ट्रोम्बोली की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि कहां पर है, ये इटली में है। ठीक है, और भूमध्य सागर में मेडिटेरेनियन सी में ये स्थित एक ज्वालामुखी है जिसको कि हम क्या कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं। ये याद रखेगा, माउंट स्ट्रोम्बोली ये एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, इसी वजह से इसको लाइट हाउस कहा जा रहा है। पू होनू की अगर हम बात करेंगे तो हवाई द्वीप यूएसए में है। ठीक है, काकरातोआ की हम बात करेंगे तो ये इंडोनेशिया में है। माउंट एरेब्रस आपका अंटार्कटिका में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 21वां। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? IIFM की बात की जा रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपका भोपाल में स्थित है। 21वें का बी आपका सही उत्तर होगा। यहां पर देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट अगर पूछेगा तो वो कहां पर है, आपका भोपाल में है। ठीक है, मैंने आपको बताया IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी आपका कहां है, भोपाल में है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का है, वो भी भोपाल में है। ठीक है, इसी तरीके से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहां पर है, भोपाल में है, याद रखिएगा। तो भोपाल से रिलेटेड इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। 22वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले आपका भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं शोध संस्थान। ठीक है, तो इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ दिया है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर दिया है। ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका वाराणसी दिया है और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव दिया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका बी है। ठीक है, 22 का बी आपका सही उत्तर है। अब क्लास देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि अभी क्लास के एंड तक आपको कुछ हिंट मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है वो आपका प्रयागराज में है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की हम बात करें वो प्रयागराज में है, लेकिन स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी या इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये कहां पर है, ये सहारनपुर में है। तो ये याद रखिएगा, नॉर्दर्न वाला जो रीजनल है वो प्रयागराज में है या स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है वो सहारनपुर में है, ये याद रखना है आपको। चलिए, अच्छा यहां पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है, आपका सहारनपुर है। ठीक है, यहां पर इतनी चीजें क्लियर हो गई, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए 23वें प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है? तो ये आपके गोंड है, थारू है, खरवार है या फिर बुक्सा है, बताइए। गोंड आपका सही उत्तर है। 23वें का ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो सबसे ईस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, बलिया है। अगर उत्तर प्रदेश के सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वो शामली है। सबसे नॉर्दर्न मतलब उत्तरी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वो सहारनपुर है और सबसे सदर्न में दक्षिण में वो आपका सोनभद्र है, याद रखिएगा। अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे एरिया में तो वो लखीमपुर खीरी है, और अगर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे एरिया में सबसे छोटा कौन सा है एरिया के हिसाब से, तो वो आपका हापुड़ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर है जो कि मैंने आपको बताया सबसे नदर्न में है, सबसे उत्तरी उस छोर पे है, वो किन किन स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो 3 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, याद रखिएगा। भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ये पेपर में पूछा गया है। आपके भारत में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। भारत का लॉन्गेस्ट कैनाल सिस्टम कौन सा, सॉरी भारत का मैं बोल दी, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के कितने स्टेट के साथ वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, सहारनपुर। यहाँ पे अगर मैंने कहीं पे भी भारत बोल दिया उसको सही करिएगा, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लॉन्गेस्ट कैनाल सिस्टम कौन सा है, वो शारदा कैनाल सिस्टम है। उत्तर प्रदेश में कितने क्लाइमेटिक जोन है, आप याद रखेंगे 9। ठीक है, इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए 24वें प्रश्न को हम देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, किसे नियुक्त किया गया था, यहां पर आपको नाम दिया गया है अन्ना राजम मल्होत्रा, वायलेट अल्वा,
वीएस रमादेवी या फिर रोज मिलियन बेथ्यू? तो यहाँ पर आपका वीएस रमादेवी सही उत्तर है। 24वें का सी आपका सही उत्तर है। भारत की एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त जो कि 9वीं थी, वो कौन थी? वीएस रमादेवी। इसी तरीके से आप याद रखेंगे भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर अन्ना राजम मल्होत्रा, याद रखिएगा, ठीक है। राज्यसभा की पहली महिला सभापति की अगर हम बात करेंगे तो वॉयलेट अल्वा, ठीक है। और अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, इसकी जो पहली आपकी महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? रोज मिलियन बेथ्यू। तो यहाँ पे इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां। यहाँ पर देख लीजिए 25वां प्रश्न जो है, यहाँ पे ईयर आपको दिया गया है। तो भील विद्रोह दिया गया, रामोसी विद्रोह दिया गया, पागलपंती विद्रोह दिया गया और पाइका विद्रोह दिया गया। तो अगर हम भील विद्रोह की बात करेंगे क्लास, तो भील विद्रोह आपका कब हुआ था? 1818 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, 4 यहां भी दिया गया, 4 यहां भी दिया गया, ठीक है। रामोसी विद्रोह की अगर हम बात करेंगे तो वो कब हुआ था? वो आपका 1822 के समय हुआ था। तो यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। चलिए, पागलपंती विद्रोह की अगर हम बात करेंगे तो पागलपंती विद्रोह कब हुआ है देखते हैं। वो 1825 में हुआ है, ठीक है, 1825 में। तो यहाँ पर सी का सेकंड हो जाएगा, हाँ। और फिर आपका एक बचा, ठीक है। यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। 25वें का बी आपका सही उत्तर है क्लास। अगला प्रश्न हम देखते हैं 26वां। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी विषुवत रेखा, मतलब इक्वेटर की बात करी है, विषुवत रेखा के सबसे नजदीक है? किसकी राजधानी? तो यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज क्लोजेस्ट टू इक्वेटर? तो यहाँ पे क्विटो किसकी राजधानी बताइए? इक्वाडोर की राजधानी है। तो 26वें का ए आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर क्लास हम देख लेते हैं इक्वेटर जो है, जो विषुवत रेखा है, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज से गुजरती है। कौन कौन सा? इक्वाडोर, ठीक है, फिर सेकंड आपका कोलंबिया है, फिर ब्राजील है। ये देखिए यहाँ से, तो क्या? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो 4th पे आपका गैबोन है, फिर 5th पे आपका क्या है? कॉन्गो है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा है, केनिया है, ठीक है, फिर सोमालिया है। सोमालिया के बाद जो 10वां है वो आपका मालदीव से, 11 आपका इंडोनेशिया है, यहाँ पे 12 आपका किराबती है, और यहाँ पे आपका साओ टोमे है, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, 1-2 बार देखने पे याद हो जाता है। अगर नहीं याद होता है तो मुझे बताइएगा, अगली बार ट्रिक बता दिया जाएगा। 27वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, रहनुमाई मजदासन सभा, दादा भाई नरोजी, सही है। विमेन्स इंडिया एसोसिएशन रमाबाई नहीं, एनी बेसेंट, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकाट, सही है, ठीक है। सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी, जिसको कि श्री नारायण मल्हार जोशी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका गलत कौन सा है? बी आपका गलत है। विमेन इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। कब की थी? 1917 में की थी, ठीक है। आपसे पेपर में प्रश्न पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? किसने फर्स्ट वुमेन जिसने की इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेसाइड किया था? वो भी आपकी एनी बेसेंट थी। अगर पूछेगा भारतीय पहली कौन थी तो सरोजनी नायडू थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, रमाबाई द्वारा 1889 में सेवा सदन की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, जो सेवा सदन है उसकी स्थापना रमाबाई ने की थी। विमेन्स इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1917 में एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। चलिए 28 प्रश्न की बात हम करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार के लिए कार्य करेगा? तो यहाँ पर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज? तो एक बार देखते हैं, डी आपका सही उत्तर है। तो 28 का डी आपका सही उत्तर है। 351 में डायरेक्टिव दिए गए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। और मैंने आपको बताया, अगर हम पार्ट की बात करेंगे तो हमारे संविधान के 17वें पार्ट में भाषा की बात की गई है, ये चीज याद रखिएगा। 18 में इमरजेंसी की बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 29वां प्रश्न। यहाँ पर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से रिलेटेड है, मौद्रिक नीति समिति से रिलेटेड है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर सहित कुल 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत दरों का निर्धारण एमपीसी के सदस्य के बहुमत द्वारा होता है। और तीसरा है, मौद्रिक नीति समिति को वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपकी सारे ही
पॉइंट्स ठीक है। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करते हैं, इनका जो मेन पर्पस क्या होता है, मेन एम क्या होता है, वो पॉलिसी रेट को डिसाइड करना। और इसमें आपके टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, और इसको साल में 4 बार मिलना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपका डी आपका सही उत्तर। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, भारत सरकार द्वारा फसाई की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 2011 में, अगस्त 2011 में, अप्रैल 2006 में, या फिर अगस्त 2006 में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अगस्त 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। फसाई की अगर हम फुल फॉर्म की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2011 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो यहाँ पर पहला है धमनियां व शिराओं में रक्त नहीं जमता है। धमनियां व शिराओं में हीपेरिन की उपस्थिति होती है। देखिए जो ब्लड होते हैं वो आपके आर्टरीज में और वेन में आपके नहीं जमते हैं। आर्टरीज और वेन का मेन पर्पस जो होता है वो ये होता है कि ब्लड को हार्ट से बॉडी में ले जाना, और बॉडी के जो बॉडी में जो वेन्स में जो आपके ब्लड हो रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब फ्लो कर रहे हैं, उनको हार्ट तक ले जाना। तो यहाँ पे होता है ना ऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन है और ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, पूरा ये पर्पस होता है वेन और आर्टरी का। अब यहाँ पर दिया गया है हेपारिन की वजह से जो इनमें क्लॉटिंग नहीं होती है, ये जमते नहीं, ये आपका एकदम सही है। यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। तो 31 का ए आपका सही उत्तर होगा। देखिए क्लास, जब भी हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया 2 तरीके की होते हैं, आर्टरीज और वेन। धमनियां ये क्या करते हैं, ये हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है। जो ब्लड आपका हार्ट से निकल रहा है और बॉडी में फ्लो कर रहा है, वो कौन ले जाती है? आर्टरीज ले जाती हैं। और जो वेन होती है, ये शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। ये चीज याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए पल्मोनरी ऑर्ट्रा की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी महाधमनी की हम बात करें तो ये एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ये भी चीज याद रखिएगा, पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, तो ये आपका है पल्मोनरी ऑर्टा। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए फेफड़े से प्राप्त शुद्ध रक्त, ठीक है, जिसको कि हम ऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। मैंने कहा ना, ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेजेंस जब होता है तो हम उसको ऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। हृदय से धमनियों के द्वारा, मतलब आर्टरीज के द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचता है। ये चीज याद रखिएगा, ब्लड जब आपके हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट में जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका आर्टरीज के थ्रू हो रहा है। और वेन क्या कर रही है, वो आपके बॉडी के भिन्न अंगों से, डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को हार्ट तक ले जा रही है। इसके विपरीत जब हम बात करते हैं भिन्न अंगों से प्राप्त अशुद्ध, जो कि अनऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, शिराओं के मतलब वेन के थ्रू हार्ट तक पहुंचाया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टा की बात आप याद रखेंगे, एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ऐसे पल्मोनरी वेन की बात करेंगे तो ये एकमात्र शिरा है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ये चीज याद रखेगा। ये तो जितनी आपकी शिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, वो मेनली अनऑक्सीनेटेड ब्लड को लेती है, मतलब अशुद्ध जो अशुद्ध आपका रक्त होता है उसका परिवहन करती है। एक्सेप्शन याद रखिएगा, पल्मोनरी दोनों जगह लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? घास के मैदान और देश टीके। पैडंग की हम बात करेंगे तो यहाँ पर फिलीपींस दिया है, ये आपका गलत है। पटाना की बात करेंगे तो श्रीलंका, कैंटबेरी की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड, कंबोज की बात करेंगे तो ब्राजील। एकदम सही है, ए आपका गलत है। पैडंग की जब हम बात करते हैं तो ये ग्रासलैंड जो है वो आपका मलेशिया में मिलता है। अब क्लास यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे घास के मैदान और क्षेत्र। स्टेपीज की बात करेंगे तो स्टेपीज आपको यूरोप एवं उत्तरी एशिया में मिलता है। ठीक है। पूछताछ की जब हम बात करेंगे तो वो आपको हंगरी में मिलता है। पेरिस यूएसए में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, सवाना अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में, टैगा यूरोप एवं एशिया में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रासलैंड से रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसको एक जगह स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट डालिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 33rd प्रश्न। विषमता समायोजित प्रति व्यक्ति
आय धारण का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? इनइक्वालिटी एडजस्टेड पर कैपिटा इनकम एजम्पशन इज फॉर्मुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पहला आपको दिया गया है कोरोडो गिनी द्वारा, फिर लॉरेंस द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा या फिर कुछ नेट्स द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? अमर्त्य सेन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। यहाँ पे 33 का सी आपका सही उत्तर है। क्लास अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कौन सा ऐसा आपका कोफिशिएंट है जिससे कि हम इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं। पेपर में पूछा गया ये प्रश्न है, तो आप याद रखेंगे कि गिनी कोफिशिएंट के थ्रू हम क्या करते हैं? इनकम इनइक्वालिटी, जो असमानता है आपका इनकम में, ठीक है, आय में, उसको हम मेजर करते हैं। लॉरेंस क्राफ्ट की भी बात पेपर में पूछी गई है, एक बार ये टॉपिक पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे लॉरेंस कर्व का जो मेन पर्पस है वो भी क्या है? इनकम इनइक्वालिटी को, वेल्थ इनइक्वालिटी को मेजर करना। तो ये दोनों पेपर में पूछा गया प्रश्न है। गिनी कोफिशिएंट के बारे में भी पूछा गया था और लॉरेंस कर्व से भी रिलेटेड पूछा गया था। और आप याद रखेंगे दोनों में हम इनकम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। हम 34 प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुने। राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है राज्यसभा के सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पे क्लास फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। आप सभी को पता है राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये आपको पता है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि पेपर में पूछा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट को किस लिए सैलरी मिलती है? तो वाइस प्रेसिडेंट को चेयरमैन राज्यसभा का होने के लिए सैलरी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड आपका सही है, लेकिन जो पहला दिया गया है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए आपका सही उत्तर है। अब क्लास देखिए, हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का कैसे डिफरेंट होता है। जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेंबर ऑफ आपके पार्लियामेंट्स होते हैं वो आपके खाली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, निर्वाचित होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। क्यों नॉमिनेटेड नहीं होते? क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स को खुद प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है ना, तो यहाँ पे तो पार्शियलिटी हो जाएगी। तो इसीलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खाली आपके इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो यहाँ पर आपके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। बस आप एक ऐसा सोचिए, ऐसे सोचेंगे अगर कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनको नॉमिनेट कौन कर रहा है? उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहा है। और अगर उनको भी हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रख देंगे तो हो सकता है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए आदमी खड़ा हो वो उन लोग के साथ साझेदारी कर ले, भाई तुम मुझे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट दे देना, मैं तुमको नॉमिनेट कर दूंगा आने वाले सेशन में। तो इसलिए खाली वहां पे आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ना कि नॉमिनेटेड। और वाइस प्रेसिडेंट में दोनों होते हैं, ठीक है, ऐसे समझिए। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं असेंबलीज के लिए, तो वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का उप राष्ट्रपति के इलेक्शन में आपके कोई भी रोल नहीं होता है असेंबलीज का, ठीक है, लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई भी रोल नहीं होता है। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बात करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये इलेक्टोरल कॉलेज के होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता, मतलब वो शामिल ही नहीं होते। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज में वो शामिल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 35 प्रश्न, निम्नलिखित शैल समूहों में कौन सी जीवाश्म रहित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे मतलब किसमें फॉसिल, अब ये देखिए क्लास मैंने डिस्कस किया ही है, ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। गोंडवाना में आपके कोल पाए जाते हैं जो कि एक फॉसिल है, ठीक है। ये स्टार्टिंग का आचियान, धारवाड़, कटप्पा, इन तीन में आपके क्या है, इन तीन में आपके फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। धारवाड़ में आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन ओर आपके धारवाड़ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अगर हम क्रम देखेंगे, इनका क्रम जो चट्टाने हैं उनके आयु के अनुसार उनका क्रम देखेंगे तो सबसे पुरानी जो है वो आर्चियन है, ठीक है, फिर धारवाड़ है, फिर कटप्पा नहीं कुटप्पा, ठीक है। मेरी आदत बन गई है कुटप्पा कटप्पा बोलने की, तो प्लीज मैंने देखा एक स्टूडेंट लिखती है मैम ने आज फिर कटप्पा बोला, इट्स कुटप्पा, ठीक है, कुटप्पा। वो एक्चुअली होता क्या है, जब हम ना अपने दिमाग में किसी चीज को रखते हैं तो उसको किसी नाम से कोरिलेट करके रख लेते हैं। तो मैंने जब इसको
याद किया था तो उस समय कटप्पा ने किसको मारा, तो मुझे इसलिए वैसे याद है। तो यहाँ पे याद रखिएगा आर्चियन के बाद धरवाड़, फिर कुटप्पा, फिर विंध्यन क्रम, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। और स्टार्टिंग के जो 3 है इसमें आपके फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे 35 प्रश्नों के साथ। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बनी रहिए। नमस्कार।